वही करेंगे, उनका मीटिंग भी वही करेंगे, उनके भौगोलिक क्षेत्र में वही लोग काम करेंगे, सारा कुछ उनके हाथ में है। तो स्वाभाविक रूप से उनका नेतृत्व उभरेगा या उभारा जाएगा। जब वो नेतृत्व उभरेगा तो उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर प्रकार का जो जागरण है होगा, और अलग क्यों? दूसरे करे या ना करे, वो खुद ही करेंगे। अपने लोगों को जगाने का भाव उनके अंदर होगा तो करेंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर वो जो शेड्यूल कास्ट का जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है उसके दायरे में इकट्ठा होंगे। तो ये इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का अलग संगठन बनाने का मतलब शेड्यूल कास्ट को विभाजित करने का कार्यक्रम नहीं है। ये काम करते वक्त ध्यान रखने का, इसकी कार्य प्रणाली इसका विभाजन करने के लिए नहीं बनाई गई, इसके बीच में दीवार खड़ी करने के लिए नहीं बनाई गई है। एक समस्या पैदा हो गई, उस समस्या का समाधान करने के लिए किया गया। कुछ ही जाति के लोग जागृत हो गए और कुछ ही जाति के लोगों को संवैधानिक अधिकारों का फायदा हुआ, तमाम लोगों को फायदा नहीं हुआ। इसका एक और निगेटिव पहलू है। वो निगेटिव पहलू क्या है? ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, देखो ये सारा जो संविधान का अधिकार है ये एक जाति के, दो जाति के लोगों ने ले लिया। ऐसा वो जाकर उसके अंदर प्रचार करते हैं और उनको उनके खिलाफ भड़काकर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के जो एडवांस लोग हैं, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रगति की है, उनको समझना चाहिए ये तो राजनीतिक मसला भी बन रहा है। ये तो आपस में टकराव पैदा करने का भी मामला हो रहा है। इसका समाधान दूसरे लोग करने वाले नहीं है। जो दुश्मनी करने वाले हजारों सालों से लोग हैं, जिन्होंने अछूत को पैदा किया, जिन्होंने अस्पृश्यता को पैदा किया, वो उनका कल्याण करने वाले नहीं हैं। वो उनको भड़काकर अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और कुछ नहीं करने वाले। हमारे तो भाई लोग हैं, हमारे तो लोग हैं ना, हमारी तो समस्या है। हमको तो अपनी समस्या का समाधान करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये काम की कार्य प्रणाली निर्धारित की गई। तीसरा संगठन है शेड्यूल कास्ट का ही, वो है एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। तो नाम शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, तीसरा है एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल। अब ये एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट कौन है? इसमें दो प्रकार की जातियां हैं। एक तो किसी तहसील में है, 2, 4, 5 घर है, या किसी जिले में है, इनसिग्निफिकेंट संख्या है, जिस संख्या का ग्राम पंचायत में सदस्य चुनने के लिए भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो राजनीतिक लोग उनके तरफ इसलिए ध्यान नहीं देते कि इनके वोटों से कौन सरपंच चुनकर आने वाला। सरपंच तो बहुत दूर की बात है, पंच चुनकर आने वाला नहीं है। तो इनके तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत है? तो राजनीतिक दृष्टि से दूसरे लोग ऐसा सोचेंगे, मगर ये तो हमारी गुलामी की जो समस्या है उससे रिलेटेड मामला है। हमें तो दूसरे तरीके से सोचना होगा। अगर तमाम अछूत जाति के लोगों को जागृत करके इकट्ठा करने का काम नहीं किया, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम नहीं किया, तो फिर ये जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम लोग पीड़ित है, गुलाम बनाए हुए हैं, उससे आजादी कैसे हासिल होगी? नहीं होगी। हमको इस दृष्टि से सोचना है और एक एक आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये एस्पेक्ट ये है कि कहीं कहीं तहसीलों में दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं जिले में दिखाई दे रही है कुछ जातियां, कहीं कमिश्नरी में होगी, कहीं कहीं जातियां कमिश्नरी में। सारे महाराष्ट्र में मान लो 6-7 कमिश्नरी है, एक कमिश्नरी में है, बाकी सारे महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं है। एक तो ये एस्पेक्ट है एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है रोजगार के क्षेत्र में ये जातियां जो संवैधानिक रिजर्वेशन है इसमें कहीं पर भी लगभग नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, हमारे लोग हैं तो हमारी समस्याओं को तो हमको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये रोजगार के क्षेत्र में, रिजर्वेशन के क्षेत्र में ये लोग आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। तो क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि ये एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं है नहीं।
रोजगार के क्षेत्र में तो ये तब होंगे जब ये एजुकेशन के क्षेत्र में होंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी आंदोलन में ये नहीं है, किसी संगठित प्रयास में ही शामिल नहीं है। अब जब किसी संगठित प्रयास में ही शामिल नहीं है तो जागृत ही नहीं है। जब जागृत ही नहीं है तो उनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं ये कहने का, बोलने का, उसका उपयोग करने का और अपना हिस्सा लेने का, और दूर की बात है तो हमारे लोग। चौथा एस्पेक्ट ये है कि इनमें से एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की जो जातियां है वो सारे देश भर में जो सफाई का काम हो रहा है, कोई शेड्यूल ट्राइब की जाति सफाई का काम करने के काम में नहीं। कोई मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल का मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियां सफाई के काम में नहीं, ओबीसी की जातियां सफाई के काम में नहीं है। ऑल इंडिया में सफाई का काम करने वाली जो जातियां है लगभग 29 जातियां है। ये 29 जातियां सारी की सारी शेड्यूल कास्ट की जो सफाई का काम करती है ऑल इंडिया में। तो ये 4-5 प्रकार का एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखते हुए हमको एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का संगठन बनाना है। जब आप ऐसा करोगे वही लोग आएंगे, उनका ही संगठन बनेगा, उनका ही कैडराइजेशन होगा, उनका ही लीडरशिप होगा, उनका ही रिप्रेजेंटेशन होगा, उनका ही नेतृत्व निर्माण होगा, तब जाकर के समस्या। लोकतंत्र में समस्या का समाधान होने का तरीका क्या है? समस्या का समाधान बाद में होता है, पहले समस्या एजेंडे में, नेशनल एजेंडे में आनी चाहिए। अगर समस्या नेशनल एजेंडे में आती नहीं है तो उसका कभी समाधान होने वाला नहीं है। और नेशनल एजेंडे में आने के लिए पर्याप्त एडिक्वेट जनसंख्या होना चाहिए। वो जनसंख्या सड़कों पर उतरनी चाहिए, वो आंदोलन करने वाले लोग होने चाहिए और उससे राजनीति पर असर पड़ना चाहिए। तब जाकर के राजनीति में रहने वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इनकी वजह से 2-4 एमएलए की हमारी सीटें हार जाने वाली है। ऐसा जब तक नहीं लगेगा तब तक ये लोग सोचने वाले नहीं है, ना सोचते नहीं, तब तक उनका मामला नेशनल एजेंडे में आ नहीं सकता। ये ध्यान रखना जरूरी है। जब इनका एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का संगठन बने एजेंडे में आए, संगठन होगा ना, फिर एजेंडे में आए। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले तक शुरू में आपने देखा होगा कि देश में मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाने का रिवाज था। मुसलमानों का सपोर्ट लेने के लिए कांग्रेस वाले क्या करते थे? मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाते। जब बामसेव का इमरजेंस हुआ और बामसेव के द्वारा सारे देश भर में शेड्यूल कास्ट के लोगों को आधार बनाकर सारे देश भर में संगठन बनाया गया और उसका संगठित शक्ति का प्रयोग हुआ, राजनीति में दिखाई दिया, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को संतुष्ट करने के लिए के.आर. नारायणन शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति बनाया है। काल्पनिक नहीं बोला, ये सारे नाम के साथ, एग्जाम्पल के साथ, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा। दूसरा, भारत में पहली बार बामसेव के द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम का संगठन आदिवासियों में आजाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 22 राज्यों में बना, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों ने हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए मांगा है? नहीं मांगा, उन्होंने संगठन बनाया। तो वो लोग जो है संगठित नहीं होने चाहिए, उसके लिए उसका एक राष्ट्र ले लो भाई, तुम्हारा राष्ट्रपति। आपको देश में क्या बदलाव हो रहा, हमारी वजह से छोटी छोटी चीजें नहीं बदल रही है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बदल रही है।